बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं डोंगा बोंगा में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं, आप सियासतदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं राव समीउल्लाह खान साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज़िला बहावलनगर। आप एमपीए के उम्मीदवार हैं, हल्का पीपी 240 डोंगा बोंगा ज़िला बहावलनगर। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे, सियासत के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से बात करेंगे और मरकज़ डोंगा बोंगा में क्या मसाइल हैं और जब आप एमपीए बन जाएँगे, तो इलाके के लोगों के कौन से मसाइल हल करेंगे। आपकी ज़ाती लाइफ़ के हवाले से बात करेंगे, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे, तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो जॉइंट सेक्रेटरी बनने पर आपको हम मुबारकबाद देते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह का शुक्र है। मैं अपने पार्टी के मलिक मुज़फ़्फ़र साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं और नदीम शाह साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं और अब्बास वफ़ी साहब, मोइनुद्दीन रियाज़ कुरैशी साहब जो हमारे साउथ पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस ओहदे के लायक समझा और मुझे ये ओहदा नवाज़ा। दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है, तालीम की वजह से की है, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो एडवोकेट हो। तो मैं ये पूछूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? इब्तदाई तालीम मेरी जी डोंगा बोंगा फ़ौजी फाउंडेशन से रही। मैंने यहाँ से मैट्रिकुलेशन किया, फिर मैं लाहौर चला गया। आई थिंक सो आई वाज़ 14 ईयर ओल्ड। मैं जब 14 साल का था, तो मैं यहाँ से चला गया था और मैं लाहौर पढ़ा हूँ। उसके बाद फिर मैंने वहीं से अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी लॉ की डिग्री ली है। एंड आफ्टर दैट मैं जर्मनी चला गया हूँ। वहाँ से मैंने एलएलएम किया है। फिर मैं स्कॉटलैंड गया हूँ, स्ट्रैथक्लाइड यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी जो ना आगे फर्दर स्टडीज़ की है। फिर मैंने लिंकन इन से अपना एक डिप्लोमा भी किया हुआ है। ठीक। माशाल्लाह आपके दादा जान 3 दफ़ा एमपीए बने। तो मैं ये पूछूँगा कि आपको सियासत में आने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? दादा आपको देख के आया या खुद आपको शौक़ था कि सियासत में आना चाहिए? नहीं, जब मैं बिल्कुल मुझे बचपन के दिन याद हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरे दादा मोहतरम के पास जो है ना यहाँ मुझे वो बहुत प्यार किया करते थे और मैं यहाँ बैठा होता था तो अक्सर औकात जो है ना मैं उनके गुफ्तगू सुनता होता था लोगों के साथ ना। अच्छा। और वो गुफ्तगू जो है ना वो मुझे उस टाइम भी बड़ी लुभाती थी कि मैं उनकी बात सुनना और उनकी बातें मैं चुप करके सुनता रहता था। उस वक्त से जो है ना ये दैट इज कॉल्ड इन ब्लड। ये ब्लड में है सियासत, तो इसीलिए जो है ना इसको हम छोड़ नहीं सकते। और लोगों जो हमारी जो सियासत है वो शराफत की सियासत है। वी कंटिन्यू विद दैट कि हम लोगों के मसाइल हल करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत पसमानदा है। आपका सियासत में आने का बेसिक मकसद क्या है, इलाके के लोगों को बताना चाहें? मैं अपने इलाके के पीपी 240 के लोगों को ये बताना चाहूँगा कि 2008 के बाद से भावल नगर का एक जो एमपीए है वो हम पे मुसल्लत हुआ है, ऐसे मुसल्लत हुआ है कि हमारी जान ही नहीं छूट रही है। उसने जितनी डेवलपमेंट थी वो सारी की सारी जो है ना वो वहीं कर दी है, भावल नगर शहर में कर दी है। और उसने यहाँ हमारे जो कोई भी ऐसा आप इवन आप गुजर के आए हैं, हमारी गलियां देख सकते हैं, हमारे रूट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब तबाह हाल है। पानी का सिस्टम बुरा है, सिवरेज का निज़ाम बुरा है, बिजली का निज़ाम बुरा है। इवन वी डोंट हैव, हमारे यहाँ 70,000 की पॉपुलेशन है एंड वी डोंट हैव अ ग्रिड स्टेशन। हमारे पास ग्रिड स्टेशन नहीं है। इवन आप ये समझें कि कोई ऐसा इदारा नहीं है जहाँ पे कोई कंप्लेन की जा सकती है। टाउन कमेटी है, वो टाउन कमेटी का जितना एक छोटा सा अमला है वो पूरे शहर के लिए नाकाफ़ी है। फिर उसमें लोग फिर टाउन कमेटी को कहते हैं कि ये पैसे खाते हैं, फिर लोग जिस तरह के होंगे वो बात करेंगे। ये इलाका बहुत बड़ा हो गया है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा होने चाहिए थे इसकी हल करने के लिए, इसके मसाइल हल करने के लिए। क्योंकि ये जब पाकिस्तान बनने से पहले डूंगा बूंगा तहसील हुआ करती थी। पाकिस्तान बनने के बाद इसको विलेज का दर्जा दिया गया। बाद में मेरे दादा मोहतरम ने इसको सब तहसील का दर्जा दिलवाया था और उसके बाद से फिर इस पे कोई काम नहीं हो सका और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा।
सर मैं अब आपसे पूछूंगा कि अपने सियासी घराने के हवाले से कुछ बताएं। आपके दादा कितनी दफ़ा एमपी बने हैं, चेयरमैन बने हैं, सियासी हवाले से सब कुछ बताएं। जी, मेरे दादा मोहतरम सबसे पहले यहाँ पे चेयरमैन चेयरमैन इलेक्ट हुए थे। उसके बाद फिर माशाल्लाह उन्होंने 3 दफ़ा जो है वो एमपी रहे हैं और एक दफ़ा वो बिला मुकाबला हुए हैं, 2 दफ़ा वो आज़ाद, यानी और उनकी ऐसी जो सियासत थी जिसमें उन्हें लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इवन वो आज तक जो हमारी अपनी बरादरी होती थी उसमें उसका तो वोट था ही था, दूसरी बरादरियों का हमारे साथ वोट ज़्यादा होता था, क्योंकि हम लोग किसी के साथ नाइंसाफ़ी करना पसंद नहीं करते। इवन कोई भी है, अगर हमारा भाई भी गलत करेगा तो हम उसे भी गलत कहेंगे, अगर हमारा कोई दोस्त गलत कहेगा हम उसे गलत कहेंगे। इवन आपने एक प्रेमी देखी है जिसमें मैंने कहा कि अगर आप गलत करेंगे तो मैं आपका साथ नहीं दूंगा। तो ये बात है कि अगर कोई इंसान गलत करता है तो हम उसका साथ नहीं देते, सच के साथ है। जो अल्लाह का कानून है कि आप सच्चाई के साथ खड़े हो जाएं, आपको कोई हरा नहीं सकता। ठीक। अच्छा सर, आप ज्वाइंट सेक्रेटरी बहावल नगर बन गए हैं। आप ज़िले में पार्टी को किस हद तक मजबूत करेंगे, कर पाएंगे, इस वाले से बताइएगा। देखें, बहावल नगर में ना ये 80s के बाद से ना ऐसा हुआ है कि कोई भी गवर्नमेंट आई है ना, हमने बहावल नगर ने अपोजिट उस कैंडिडेट्स को जिताया है। यानी अगर यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है तो सो देन यहाँ पे नून लीग जीत गई है, और अगर यहाँ नून लीग की गवर्नमेंट आई है मरकज में और पंजाब में तो यहाँ से पीपल्स पार्टी जीत गई है। अब ये हुआ था कि हमारी पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो यहाँ से मोस्टली लोग नून लीग के जीत गए, क्योंकि ये लोगों में शऊर नहीं है। अब खान साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह इतना शऊर उजागर कर दिया है कि गांव चक चक जो है ना खान साहब का बयानिया पहुंच चुका है। एक छोटे से इलाके में इतना जश्न 17 जुलाई को मनाया गया, फिर 22 जुलाई को मनाया गया। आप सूरजगंज है, मारवाली है, दीनन है, गुलाबली है, सुंदरवाली है, सुंडा है, नूरसर है, मदरसा है, तख्तमहल, इन छोटे छोटे इलाकों में बेइंतहा लोगों ने, इवन रामपुरा में भी लोगों ने बहुत ज्यादा जश्न मनाया, और कोई उनके साथ कोई लीडर नहीं था, खुद से लोग जश्न मना रहे थे। वो खान साहब के बयानिए की जीत है। बिल्कुल। सर डोंगा बोंगा और आपके इलाके की क्या मसाइल हैं जिन पे आपका फोकस हो कि इनको हल होना चाहिए? डोंगा बोंगा के मेन मसाइल मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे सीवरेज का मसला है, पानी का जो है ना पीने के पानी का मसला है, ग्रिड स्टेशन का मसला है। अच्छा, यहाँ पे लोगों के रोजगार का मसला है। मैं अपनी तकरीरों में अक्सर कहता हूँ कि वी कैन हैव एन फ्री इंडस्ट्रियल जोन। हमारे पास यहाँ गवर्नमेंट की जगह पड़ी हुई है, अगर कोई आवाज उठाए पार्लियामेंट में, वी कैन गिव द एक्सेस टू इंडस्ट्रीज टू एक्सेस दिस लैंड। वो फ्री जो है ना इंडस्ट्रियल जोन बन जाए, फैक्ट्री एरिया, जिसमें मैं आसान अल्फाज में कह दूँ कि फैक्ट्री एरिया जिसके लिए ज़मीनें गवर्नमेंट फ्री दे और यहाँ पे फैक्ट्रीज लगें, यहाँ के लोगों को कारोबार मिले, यहाँ के लोगों को यानी वो कुछ माल सप्लाई करेंगे, लेके आएंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, काम करेंगे, उनको पैसा मिलेगा। यहाँ का पूरे पाकिस्तान को देख लें आप, फिर लें। मैं कहता हूँ डीजी खान कहते थे पसमानदा, हम डीजी खान से ज्यादा पसमानदा है, क्योंकि हमारे जो लीडर साहिबान थे उन्होंने कभी इस इलाके की तरक्की पे दे नेवर फोकस, उन्होंने कभी फोकस नहीं किया। ये मैं सबसे, और तालीम के शोबे में मैं बहुत काम करना चाहूँगा, क्योंकि तालीम जो है ना वो बेसिक राइट है हर इंसान का, और यहाँ स्पेशली वुमेन का जो है ना, लड़कियों का बहुत मसला है। यहाँ से जो लड़की जाती है, बच्ची छोटी 16-17 साल की, वो अगर कॉलेज जाती है बहावल नगर, यहाँ से जाने के लिए उसे 1 घंटा 1.5 घंटा जाने में लगेगा, 1.5 घंटा आने में लगेगा, और उसने वहाँ पे लेना, अगर कोई मसला हो गया, कोई ट्रैफिक इशू हो जाता है तो पूरा दिन ज़ाया हो जाता है उनका। और बच्चियों के लिए तालीम नहीं, वो हासिल नहीं कर पा रहे। वो बच्चों का फिर है कि इतना खास मसला नहीं होता, बच्चियों का ज्यादा मसला है, और इसके लिए मुझे फिल फॉर, यानी हम इस पे पूरा जोर लगाएंगे इंशाल्लाह। बच्चियों का कॉलेज का जो ना मेरा सबसे पहला ये काम होगा कि बच्चियों, क्योंकि ईज टू पीपल, आप जब ईज में लेके जाते हैं तो वो आपको मुझे फिर किसी से वोट मांगने की भी जरूरत नहीं है इंशाल्लाह। नेक्स्ट इलेक्शन में इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। माशाल्लाह बिजनेस का आइकॉन है, तो मैं ये पूछूंगा कि आपके बिजनेस कहाँ कहाँ हैं? अब मेरे इस वक्त बिजनेस जी, मैं सऊदी अरेबिया में ऑयल एंड टायर का बिजनेस करता रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट करता रहा हूँ, दुबई में करता हूँ, और
पाकिस्तान में भी करता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है, मैंने अक्सर अपनी स्पीचेस में कहा है कि मुझे आने की, मैं अक्सर, लोग कहते हैं यार सियासत में आप आ रहे हैं, ये एक फजूल काम है, ऐसा कुछ नहीं है। सियासत इबादत है अगर इसको समझा जाए तो, और लोगों के मसाइल हल करें। कसम से जब भी मैं मसले हल करता हूँ लोग खुश होते हैं, मुझे एक ऐसी खुशी मिलती है कि जैसे मैंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं वो खुशी हासिल करना चाहता हूँ लोगों को खुश करके, कि मैं हर तरह से इवन आउट ऑफ द वे जाके भी लोगों को सपोर्ट करता हूँ। कहते हैं कि पार्टी की टिकट लेना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो आपको पार्टी की टिकट मिल जाएगी, आप एमपी के इलेक्शन लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ूंगा, बिल्कुल, और इंशाल्लाह मैं सीट दूंगा, खान साहब को गिफ्ट करूंगा इंशाल्लाह। ये खान साहब और यहाँ पे इंशाल्लाह मैं कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह से पूरी उम्मीद रखता हूँ कि खान साहब का ये जयाला इंशाल्लाह असेंबली में बैठा होगा। अगर खान साहब ने हमें नवाजा तो मैं इंशाल्लाह जो है ना बेहतरीन, आपको ये बात बता रहा हूँ कि हमारे इस वक्त जो मूड स्विंग है, मुझे बस इलाके में जाना है और मेरे पास टिकट होगी तो इंशाल्लाह इट विल बी मोर इजियर टू मी। आपकी क्या विजन है? आप एमपी बन के मेन क्या काम करवाएंगे, क्या डेवलपमेंट करवाएंगे? देखें, पंजाब में जो सबसे बड़ी इश्यूज हैं, देखें सबसे मेन हमारा, हम है ना कट गए हैं पंजाब से, ना हम कट गए हैं, हमारा जो इलाका है ना वो कट चुका है। मोटरवे का जो सबसे बड़ा इशू है कि आप देखें कि इवन भावलपुर भी कटा हुआ है, भावलनगर, भावलपुर, ये सब वो इलाके कटे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि इन इलाके की डेवलपमेंट के लिए हम काम कर सकें। हमें मोटरवे कोई टच नहीं करता, हम कोई बाहर के लोग तो नहीं है ना, हम भी तो इसी मुल्क के लोग हैं ना, हमें भी तो वो मोटरवे टच करे ताकि हमारे बच्चों के लिए हम आसानियां हो, आगे हमारे मुस्तकबिल आने वाली जनरेशंस के लिए आसानियां हो। जो हमने चीजें बर्दाश्त कर ली वो इनफ है। मैं ये चाहता हूं कि हमारे पूरे यानी इस इलाके के लिए तरक्की कर सकें, इस इलाके की तरक्की के लिए काम कर सकें। वो जो इंडस्ट्रियल जोन की बात कर रहा हूं मैं, हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूं, हॉस्पिटल्स, अब यहाँ पे दिल का हॉस्पिटल नहीं है। अगर किसी बंदे को दिल का दौरा पड़ता है, मुल्तान भागो, लाहौर भागो। अब यहाँ पे देखे, और भावलपुर में भी है तो वो ओवरलोडेड होता है। इवन मेरे खुद के फादर को हार्ट अटैक हुआ तो हम मुल्तान लेके गए हैं और हमने जो है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमने पेड जो है ना उनसे ऑपरेट करवाया है, और वो अर्जेंटली, वो भी 40 दिन के बाद उन्हें जो है ना वो टाइम मिला। तो मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल है ये, और गरीबों के लिए बहुत मुश्किल है। जो मैं तो अफोर्ड करता था, बाकी लोगों का क्या, गरीब लोगों का क्या होगा? सबसे बड़ा, सब गरीब बंदा मरता ही बीमारी की वजह से। अब जो हमारा सेहत इंसाफ कार्ड है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, ये खान साहब की ऐसी नेकी है जो अल्लाह ताला इंशाल्लाह उनको दुनिया और आखिरत में उनको इसका अजर मिलेगा, सेहत इंसाफ कार्ड। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के फ्यूचर को किस तरह देख रहे हैं? बेहतरीन जी, माशाल्लाह, मार्वेलस एंड एक्सीलेंट। अगले 10 साल जो है ना हमारी गवर्नमेंट है। साबिक वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान साहब की लीडरशिप को कैसे देखते हैं? देखें जी, मैं कहता हूं कि खान साहब पहले हमारे रोल मॉडल थे, अब हमारा जुनून है। अब खान साहब से ना ऐसी मोहब्बत है कि खान साहब कहते हैं दिन है तो हम कहते हैं दिन है, खान साहब कहते हैं रात है तो हम कहते हैं रात है। खान साहब की एक आवाज़ पे हम लब्बैक कहने वाले हैं। बस ये मैं कहना चाहूँगा। खान साहब के लिए मैं जितनी वर्ड्स, मेरे पास अल्फाज नहीं है उनकी, मैं इस हद तक मैं मोहब्बत करता हूँ कि आफ्टर कायदे आज़म ही इज़ द मोस्ट बिलव्ड लीडर। सर, डॉन न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि 14 नवंबर को जजेस की बहाली के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा के पास आए थे, तो जमीयत ने इमरान खान में मेन हैंडल किया था। उस वक्त का लाएमल क्या इख्तियार किया गया था, इस हवाले से बताइएगा। अच्छा, उस वक्त है ना मैं लॉ कॉलेज में पढ़ता था, 2007 में मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। तो इमरान खान साहब जजेस की बहाली के लिए निकले हुए थे, कैंपेन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि मैं तुलबा में आऊँगा पंजाब यूनिवर्सिटी में और अपनी बात करूँगा। तो वहाँ जमीयत के लड़कों ने उन्हें मैन हैंडल किया। तो वो मैंने आपने जैसे पूछा, तो हमने फिर पूरी यूनिवर्सिटी, मैंने और हाफिज फरद साहब थे और राय काशिफ साहब थे और 3-4 और लड़के थे, हमने पूरी यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया था। पूरी यूनिवर्सिटी को बंद करके और सारे के सारे स्टूडेंट्स हम केनाल रोड पे ले आए थे। उन्होंने, क्योंकि खान साहब को डीजी खान जेल मुंतकिल कर दिया था, जब तक उन्हें आज़ाद नहीं किया कि हम लोगों ने अपना धरना नहीं खत्म किया।
जब उन्हें फ्री कर दिया गया, वो जब जमान पाक आ गए, हम उन्हें मिले, हमने धरना अपना ओवर किया, वरना हम धरने पे रहे। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से आपका क्या तबसरा है? पाकिस्तान की जो सियासी, देखें, चोर और लुटेरे देखें बाहर बैठ गए हैं, और जरदारी भी बाहर चला गया है, नवाज शरीफ तो ऑलरेडी बाहर था, और यहाँ पे अब उसके भाई हैं और वो खुद नैबजदा हैं, और उन पे केसेस हैं, हमजा शहबाज पे भी केसेस हैं, मौलाना फजल रहमान पे भी हजार तरह के केसेस बन सकते थे, खान साहब ने एक भी नहीं कराया। अब सियासी सूरत हाल ये है कि पीडीएम पूरी मिल के भी पाकिस्तान को नहीं चला पा रही है, और इमरान खान अकेला पूरे पाकिस्तान को चला रहा था और बेहतरीन चल रहा था। अब यकीन करें, हमें एहसास होने लगा कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले हमें शायद इतना नहीं लगता था, लेकिन अब बहुत एहसास होता है। बिल्स देखें, यकीन करें आप, मैं ये ऐसी बात है मैं ऑन एयर नहीं करना चाहता, लेकिन लोग अपने बच्चे बेचने के लिए तैयार हो गए कि यार आप किसी तरह से बच्चे ले लें और हमें पैसे दे लें, आप इस साल 2 साल के लिए ले लें, काम करवाएं। अब ये हालात हो गए, लोग कैसे गुजारा करेंगे? लोगों के पास कारोबार नहीं है, लोगों के पास कोई ऐसी कमाने का सोर्सेज नहीं है, लोग कैसे चलेंगे, लोग कैसे जिएंगे? अगर आप देखें, अगर इसी तरह से महंगाई, अब देखें 38.4% की इन्फ्लेशन हो, खान साहब जाते हैं 15% की इन्फ्लेशन है, ये मुल्क डूब जाएगा। 250 का डॉलर है, हम 180 पे छोड़ के गए थे, आज 250 का है, 70 रुपए बढ़ गया। कहाँ जाएगा, कहाँ तक रुकेगा? अब आपके आर्मी चीफ हैं, उन्होंने IMF को फ़ोन किया कि अमेरिका में फ़ोन किया कि ये हमें बेल आउट दे दें हमें। ये तो निकम्मे, इवन ये दे कैन नॉट टॉक, यानी आप ये बात नहीं कर सकते वहाँ पे। IMF को बात नहीं कर सकते कि बेल आउट हमें दे देते। 2 अरब डॉलर ही था, तो मिल जाता तो चलो पाकिस्तान के लिए कुछ हालात बेहतर होते हैं, लेकिन इसका जो वाहिद हल है वो फौरी, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस है। फौरी हल यही है कि इससे आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी तो इन्वेस्टर्स आएंगे, क्योंकि जब पता होगा कि फेयर इलेक्शंस हो गए हैं, जो गवर्नमेंट आए उसे आमीन करें, जो भी है। पाकिस्तान के मौजूदा तालीमी निज़ाम के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखें, खान साहब ने ना जो बहुत अच्छी जो है ना उसमें वो शुरू की थी चेंजेस लाना। मैं शफकत महमूद साहब का भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, उन्होंने बड़ी अच्छी चेंजेस लाए हैं उसमें। हमारे जो साबिक वज़ीर तालीम हैं, और उन्होंने उसके बाद जो है ना खान साहब का जो विजन था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, 2। अब देखें, गरीब का बच्चा पढ़ता है तो वो उर्दू मीडियम, अमीर का बच्चा पढ़ता है तो इंग्लिश मीडियम। तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट थी तालीम के शोबे में। हमें तकरीबन अभी अगर हमारे हमसाया ममालिक से भी जो ना हमें 10 साल लगेंगे उन तक पहुँचने तक। अगर खान साहब होते रहते तो 1.5 साल, 1.5 साल में मजीद अच्छा काम हो जाता, लेकिन वो सारे काम रुक गए हैं। तो अभी ये है कि इंशाल्लाह जैसे हमारी गवर्नमेंट आई तो हम तालीम पे मजीद फोकस करेंगे इंशाल्लाह। डोंगा बोंगा को तहसील बनवाने के लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं तो पूरा रोला डालूंगा इसमें, मैं पूरी अपनी आवाज़ उठाऊंगा। और क्योंकि देखें, यहाँ पे इदारे नहीं है, यहाँ के लोगों को अगर कचहरी में जाना है या कोई नादरा ऑफिस जाना है या कुछ इवन तहसील ऑफिस में जाना है, तो सारा जो है ना सारे जो काम है वो भावल नगर होते हैं। यहाँ से 35 किलोमीटर भावल नगर है आना जाना, और यहाँ की जो हल्का जो यहाँ पे लगता है लोगों का, वो तकरीबन बहुत बड़ा है। यहाँ तकरीबन 1.5 लाख की आबादी जो सराउंडिंग में लगती है, तो वो सारी आबादी जो डिस्टर्ब है, अगर वो ये मरकज़ डूंगा बूंगा है, इसको तहसील ऑफिस तहसील बना दिया जाए तो हमारे लिए बहुत जो है ना वो खुशाइन हो जाएगा। हमारे काम, हमारी हर चीज़ की जो है ना डेवलपमेंट यहीं से स्टार्ट हो जाएगी, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं सूबे के हवाले से बात करूँ तो आपकी क्या राय है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सूबा बहावलपुर या मुल्तान, क्या कहेंगे? अच्छा, इन दोनों में ना मैं ये कहूँगा कि हमें बना दें, कोई भी बना दें, हमें बहावलपुर बना दें तो हमारे लिए इजी है, एक्सेस है, हमारे लिए इजी एक्सेस है। मुल्तान फिर हमारे लिए फार हो जाता है, उतना ही फार है जितना लाहौर है, उतना ही मुल्तान है हमारे लिए। तो हमारे लिए एक्सेस में ज़्यादा बहावलपुर है। तो मैं सर, अगर रूल ऑफ लॉ के हवाले से बात करें तो आपकी ज़िंदगी में या हमारी ज़िंदगी में रूल ऑफ लॉ की क्या अहमियत है, इस बारे में बताइएगा।
रूल ऑफ लॉ जी हमारे लिए इतना ही ज़रूरी है, जिस तरह आप खाना जो है वो खाते हैं अपनी बॉडी के लिए, इस तरह रूल ऑफ लॉ है। गरीब के लिए जो है ना कानून मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे पाकिस्तान में स्पेशली इम्प्लीमेंट करते हैं रूल ऑफ लॉ सिर्फ गरीब पर, अमीर उसको ब्रेक कर देता है। और जैसे देखें जब अभी सियासी नोटों की खरीद फरोख्त हुई थी, वो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट था, इसे नहीं होना चाहिए था। और दूसरा यानी कोई भी निज़ाम है, कोई भी मसला मसाइल, किसी अमीर का बेटा कुछ भी कोई प्रॉब्लम में आता है तो वो फौरन से छुट जाता है, और गरीब बेचारा जो है ना वो पिसता रहता है जेलों में और अदालतों के चक्कर काटता रहता है। यहाँ रूल ऑफ लॉ इज मेन थिंग। जैसे हमारे लिए यूरोप की अगर मैं कोई देख लूँ तो वहाँ पे हर एक बराबर है, कोई भी इंसान रूल ऑफ लॉ से अबव नहीं है। इवन कोई वो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, उसका कोई सार्जेंट भी है ना, उसे वो कोई नहीं कर सकता। दे आर आई मीन इतने वो स्ट्रांग हैं अपने रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन में इतने स्ट्रांग हैं। हम अभी वो स्ट्रांग नहीं हुए, हमें अभी उस जगह आते आते शायद 100 साल और लग जाएंगे नरिश होने में। हमें रूल ऑफ लॉ की डेफिनेशन ही लोगों को नहीं पता, क्योंकि अगर लोगों को पता ही नहीं है कि हमें कैसे जिंदगी, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे क्या क्या राइट्स हैं, वी डोंट हैव। आई मीन मोस्टली पाकिस्तान में 98% लोगों को हमारे अपने बेसिक राइट्स का नहीं पता होगा। मैं ये ओपन कहता हूँ। इवन पढ़े लिखे लोगों को भी ये बेसिक राइट्स का नहीं पता होगा, हमारे बेसिक राइट्स क्या हैं। तो हम कभी उनको डिमांड ही नहीं करते। ये डेफिनेटली कहता हूँ, क्योंकि हमें अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ हो गए, हम कहते हैं कि छोड़ो परे, क्या कौन उनके बारे में सोचता है। लेकिन कानून जब बनता है तो उसको ही अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो अभी आप डेवलप करते हैं, तभी मुआशरा डेवलप करता है। समाजी हवाले से बात करूँ तो समाजी हवाले से आपने कौन कौन से काम किए हैं? समाजी हवाले से जी मैं लोगों में अब वो बस राय से काम हो जाएगा या नहीं, अल्लाह, कुछ ऐसे काम हैं जो मैं छुपके करता हूँ और कुछ ओपनली भी बता देता हूँ, ताकि लोग और भी लोग, जैसे मैंने यहाँ गरीबों के कुछ गांव हैं, वहाँ पे पानी का बहुत मसला था। यहाँ पे हमारे इर्द गिर्द के कुछ इलाके हैं, वहाँ पे पानी का मसला था, तो मैंने अपनी खुद की जेब से जो है ना वहाँ नलके लगवाए हैं, और बहुत सारा जो है ना उनको माली इमदाद भी दी है, राशन का भी किया है, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं, कुछ नाबीना लोग हैं, कुछ जिनका कोई वारिस ही नहीं है, कमा भी नहीं सकते, इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा हैं। हमें सोशल जो सर्कल है हमारा, हमें ये इन लोगों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये बेचारे जो माजूर हो गया या जो बूढ़ा हो गया, वो तो नहीं कमा सकता ना, वो क्या करेगा, क्या वो मर जाए। सर, फिल्ट्रेशन प्लांट के हवाले से बात करूँ तो ये पानी पीने का बड़ा मसला है, पानी ठीक नहीं है, लोग बीमार हो रहे हैं, इस हवाले से क्या सोचा है? पानी का बहुत बड़ा मसला है। पानी के मैंने डीसी साहब से लास्ट टाइम मेरी जब मीटिंग हुई थी तो मैंने उनसे पूछा था कि फिल्ट्रेशन प्लांट हमें दिए जाएं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे इंजीनियर हैं, मैंने अपनी टाउन कमेटी को भी कहा था कि मुझे उसका बताएं। सो हम उस पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे इंशाल्लाह जल्द से जल्द। ये तो हमने सियासत के हवाले से बात की, अब हम थोड़ा अदब को देख लेते हैं। आपको अदब से कितना लगा हुआ है? अदब से मुझे देखें, मुझे पोइट्री और किताबें पढ़ने का पहले टाइम नहीं मिलता था। अच्छा। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी होता था। अब मैं जो ना कुछ किताबें पढ़ता रहता हूँ, और ये है कि मुझे फैज़ से बड़ा लगाव है उनका जो है, और अहमद फराज का जो है मैं बड़ा शिदाई हूँ, और जानीलिया का मैं जो है ना मैं बड़ा पुरस्कार हूँ कि वो क्या बेस्ट हमारे अदीब है, बेस्ट, दे आर द बेस्ट। और रही बाहर फॉरेन की बात, तो उनमें अगर आप देखें तो इल्लामा इकबाल जो है ना, जो बरे सगीर के, ही इज़ द बेस्ट। उनको इवन यूरोप में भी उनके इकबालियात पढ़ाई जाती है। यूरोप में इकबालियात का एक हमारी यूनिवर्सिटी में, हैनोवर यूनिवर्सिटी में इकबालियात का एक लेक्चर हुआ करता था जर्मनी में। सर, आप बिजनेसमैन हैं, आप टूरिज्म भी करते होंगे, यकीनन आपको शौक़ होगा। तो पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका फेवरेट शहर पाकिस्तान में कौन सा है, और कितने कंट्रीज़ आपने विज़िट की, और कौन सा कंट्री आपको ज़्यादा अच्छा लगा? अच्छा,
मैं सबसे पहले पाकिस्तान की बात कर लेता हूँ। जी, पाकिस्तान में मैं नॉर्दर्न एरियाज़ को है ना पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहता हूँ। अगर वहाँ पे जैसे खान साहब डेवलप कर रहे थे हमारे, जी, वहाँ पे हमारे अच्छे रिज़ॉर्ट्स बन जाएँ, अच्छे फार्म हाउसेस बन जाएँ, लोगों के लिए फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी हो जाएँ, तो हमें यकीन करें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। दे आर द बेस्ट। अभी सवात का एयरपोर्ट जी, जैसे कर रहे हैं, और गिलगित बल्तिस्तान को जैसे डेवलप किया जा रहा है, हुँ, और नारान का गान है, मानसेरा बहुत खूबसूरत जगह है, और पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा हैं, मुझे बड़ा पसंद है। कोटली भी अच्छी जगह है, और इस्लामाबाद भी मुझे पसंद है। ये शहर जो है मुझे, लाहौर तो फिर जान है, लाहौर तो फिर हमारे दिलों की जान है। ठीक, फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री पे जी, मैं देखें, मैं जर्मनी रहा हूँ, मैं सबसे पहले पढ़ने गया था जर्मनी। हुँ, तो जर्मनी मैं, अच्छा मेरा ऐसा हुआ कि मैं सबसे पहले ही जर्मनी चला गया। हुँ, अब जर्मनी जाने के बाद फिर मेरा जाना हुआ इंग्लैंड। अच्छा, इंग्लैंड में ना मैंने, अब जर्मनी में जो जो फैसिलिटीज़ थी, और जर्मनी की जो लाइफ़स्टाइल था ना, वो मैंने देखा कि यूके इज़ फार बिहाइंड, वो बहुत पीछे है जर्मनी से। अच्छा, इंग्लैंड और पूरा यूरोप जर्मनी से 10 से 20 साल का डिफरेंस है टेक्नोलॉजी में, और दे आर द बेस्ट। और मुझे सबसे अच्छा जो लगा वो म्यूनिख शहर लगता है, और बर्लिन लगता है, और हैम्बुर्ग लगता है। और उसके बाद आप देख लें तो मुझे इटली का शहर, जो वेनिस है वो पसंद है। हुँ, पेरिस मुझे पसंद है। वहाँ हुँ, पे एक जगह है हुँ, बहुत अच्छी, वहाँ पे हुँ, पार्क्स हैं, वो दे आर द बेस्ट, यानी वो बहुत अच्छे हैं। और स्विट्ज़रलैंड में देख लें तो स्विट्ज़रलैंड भी गया हूँ। मुझे वहाँ पे ज़्यादा जो है ना नॉर्दर्न एरियाज़ की तरह के सारे इलाके लगे, लेकिन इतनी ठंड थी कि मैं गया था तो मुझे बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आई। और फिर मैं एक दफ़ा समर में भी गया, तो समर वाज़ वेरी नाइस, समर बहुत अच्छा था। और वहाँ पे क्योंकि यूएन का हेड ऑफिस है, और जिनेवा में, तो वो बहुत अच्छा है। ऑस्ट्रिया, वियना में मैं गया हुआ हूँ। और उसके बाद मैं स्पेन गया हूँ, बार्सिलोना गया हुँ, हूँ। मैंने वो फेस्टिवल, टोमेटो फेस्टिवल देखा था जाके। आई हैव लिव्ड माय फुल लाइफ, यानी मैंने और फिर उसके बाद मैं सऊदी अरेबिया वहाँ से आया। फिर वहाँ से मैं दुबई गया। मैंने वहाँ से फिर मैं जॉर्जिया भी गया हूँ, जो रशिया के साथ एक छोटा-सा मुल्क है। जॉर्जिया भी मैं गया हुआ हूँ, और काफ़ी मुल्क फिरा हुआ हूँ। अभी तो मैं फर्दन-फर्दन बहुत सारे मुल्क के नाम में हूँ, तो जी। शायद काफ़ी टाइम लग काफ़ी जाए। मुल्क आप विज़िट कर चुके हैं। जी। उनके कल्चर को और पाकिस्तान के कल्चर को कैसे देखते हैं? मेरा जो कल्चर है ना, वो हमारा कल्चर बेहतरीन कल्चर है। अगर हम थोड़ा-सा इसको सोशली डेवलप कर लें ना, हमारा कल्चर, हम लोग एक-दूसरे का ख़्याल रखते हैं, एक-दूसरे के खुशी-गमी में एक-दूसरे के साथ होते हैं। इलाके में लोगों से मिलना-जुलना होता है। वहाँ पे तो आपका साथ वाले के घर का नहीं पता होता, कि कोई मर भी गया तो यू विल नेवर नो, आपको पता ही नहीं चलता। बस ये बहुत बड़ा फ़र्क है। हमारा कल्चर, हमारा माशरा बहुत अच्छा है। अभी भी स्टिल वी आर बेस्ट, मैं बेस्ट कहता हूँ। जी। आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं? खाने के हवाले से, गाड़ियों के हवाले से क्या-क्या पसंद है? अच्छा, लाइक्स है ना, मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट बंदे जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे गाड़ियों का शौक है, और मुझे मैं यहाँ पे पेट्रोल इतना महंगा हो गया, बड़ी गाड़ियाँ बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ कि फ़ज़ूल में मैं अपना जो शौक है वो दुबई और सऊदी अरेबिया में पूरा कर लेता हूँ। तो मुझे वहाँ पे मेरे पास अच्छी गाड़ियाँ हैं। और यहाँ पाकिस्तान में ये अल्लाह का शुक्र है अच्छी है। तो ये है कि ये मेरी पसंद की चीज़ें हैं, और मुझे घूमना पसंद है, जो मैंने आपको बताया। और बाकी जो है ना, डिसलाइक्स में आप ये कह लें कि मुझे जो लोग शर पसंद होते हैं, नफ़रतें डालने वाले होते हैं, मुझे उनसे सख्त नफ़रत है। और मुझे गर्मी से बहुत नफ़रत है। मैं कहता हूँ गर्मी जो है ना थोड़ी मीडियम रहे मुझे, क्योंकि मैं शायद ठंडे मुल्क में ज़्यादा रहा हूँ, हुँ, और अगर सऊदी अरब भी रहा हूँ तो वहाँ पे टोटली एसी है। हुँ, इवन आप बार्बर के पास भी जाते हैं वो भी एसी है, इवन आप करियाना के स्टोर पे भी जाते हैं वो भी एसी है। हुँ, तो यहाँ वो चीज़ें डेवलप होने में टाइम लगेगा, हुँ, और वो चीज़ें आने में भी। बिजली इतनी महंगी हुई, लोगों के घरों के बिल जला रहे हैं लोग यहाँ पे, तो वो थोड़े से ये मुश्किलात हैं। डिसलाइक्स में यही है कि गवर्नमेंट जो है ना यहाँ पे हमारी जो आई हुई है अभी, उसने आवाम के साथ जो है ना
इतना बुरा कर दिया है कि मैं नहीं समझता कि यहाँ पे आम आदमी की ज़िंदगी वो आराम से गुजार सकता है। खाने में क्या पसंद है? फेवरेट डिश कौन सी है? फेवरेट डिश मेरी मुझे अरेबिक डिश पसंद है, जिसको रोज़ बुखारी कहते हैं। और उसके बाद मुझे मटन जो है ना वहाँ के मटन उसकी मंदी कहते हैं, वो बड़ी पसंद है अरेबिक में। पाकिस्तानी डिशेस में मुझे बिरयानी है और मुझे भिंडी गोश्त हो गया, ये पसंद है, और बारबेक्यू पसंद है। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी देखें, हर इंसान ये सोचता है कि वो कामयाब हो जाए। अच्छा, कामयाबी मैं कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना अल्लाह की ज़ात और अल्लाह की मखलूक को खुश करने में। अगर आपके साथ आपकी अल्लाह की ज़ात खुश है और आप अल्लाह की मखलूक खुश है, तो आपको कभी ज़िंदगी में कोई मसला नहीं आएगा। आप समझेंगे ना आपको माशी हवाले से कोई मसला आएगा, ना माशरती हवाले से कोई मसला आएगा। हम लोग दीन को बहुत पीछे फेंक चुके हैं। हमें दीन पे भी डेवलपमेंट करनी चाहिए, हमें दीन के बारे में भी पढ़ना चाहिए, दीन को सिखाना चाहिए। जैसे अब यूथ क्लब है, मैं उसको अक्सर सुनता हूँ, मैं फ़ैन ऑफ यूथ क्लब और उनकी बातें सुनता हूँ, दे आर डूइंग बेस्ट, और मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ कि यूथ क्लब जो पाकिस्तान का है वो यूथ में बहुत अच्छी चीज़ें उजागर कर रहा है। मैं उन्हें सुनता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ों पे खुशी होती है कि मैं वो चीज़ें अगर मैं बुरी कर रहा हूँ तो मैं उनको ठीक कर रहा हूँ। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? मेरे असातिज़ा ने जी मेरा भरपूर साथ दिया। मैं बचपन में जब मैं यहाँ, क्योंकि गांव है ये, उस वक्त विलेज ही था, अब तो सब तहसील है। तो यहाँ पे मुश्किल वक्त था, लोग टीचर्स ने हमें बहुत सराहा और उन्होंने मुझे यहाँ से अच्छे गाइडलाइन दी। ये वो ही कहते हैं ना कि ये उन्हीं की जो है ना नज़र करम है कि मैं आज अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सका। उन्होंने मुझे अच्छा गाइड किया और मुझे पढ़ाया, मैं इल्म हासिल कर सका। उस्ताज़ा ने मेरे उस्ताद हैं वो मैथ के टीचर रहे हैं, इसरार अहमद साहब, उन्होंने मुझे हर तरह से मुझे ना साथ दिया मेरा जब मैं मैट्रिक कर रहा था। उन्होंने मेरा नज़रियाती भी मुझे हर तरह से डेवलप किया ताकि मैं लाहौर जाके पढ़ सकूं। वो 14 साल का बच्चा, अब आजकल की माएँ तो कहते हैं नहीं हमसे दूर ना हो, मैं लाहौर अकेला पढ़ने चला गया था। तो मेरे भाई का, मेरे वालिदैन का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे हर तरह से हर मामले में सपोर्ट किया। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? ज़िंदगी में आइडियल किसे मानते हैं? मैं आइडियल हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ। मेरे वही आइडियल है, क्योंकि मैं मदीना की रियासत जो हमारे खान साहब कहते हैं, मैं उसी में बिलीव करता हूँ। मैं वहाँ रहा हूँ और मुझे जो सऊदी अरब में रहने का फ़ायदा ये है कि आप समझ सकते हैं सब कुछ। मैंने वहाँ पे दीन को बड़े क्लोज देखा है, मेरा 10 साल का पीरियड वहाँ पे गुजरा है। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, अपने हलके की आवाम को एज आ उम्मीदवार MP हलका 240 क्या पैगाम देंगे? जी, मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप सब इंशाल्लाह हमारा साथ दें। आपके छोटे भाई, मैं आपका बेटा भी, आपका भाई भी, आपका दोस्त भी, मैं आप सबसे ये मुखातिब होकर यही कहना चाहूँगा कि आप सब PTI को मजबूत करें, हमारे साथ चलें और इंशाल्लाह पार्लियामेंट में मैं आपकी आवाज़ बनूँगा। बहुत शुक्रिया। नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू जी। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।